हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज मैं एक मॉडल पेपर लेके आई हूँ साइंस का, और ये टेस्ट सीरीज़ मैं चालू कर रही हूँ जिसमें साइंस के मॉडल पेपर रहेंगे रीट L2 के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है ये, जो मैंने RBSC की बुकों से और NCERT की बुकों से लिया है। क्योंकि एग्ज़ाम RBSC की बुक और NCERT की बुक जो 6 से 10 तक की चलती हैं, उनसे ही बनेगा एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बुकों से लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रीट के पेपर के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आप लोग इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगाएं, और अगर आपको अच्छा लगे ये टेस्ट पेपर तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा आज का साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इसमें मैंने कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, जिससे टीचिंग मेथड भी साथ साथ में क्लियर होता चले। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, 1 मिनट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है छोटी आंत, श्वास नली, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो हमें बताना है कि डिप्थीरिया जो रोग होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप लोगों को पता होगा कि डिजीज यानी रोग एक टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट करके, तो उसमें हमें रोग से संबंधित सारे प्रश्न हल करने होंगे, ताकि हमें रोग से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो इसीलिए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो बताइए जल्दी से कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, छोटी आंत, श्वास नली, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो जो डिप्थीरिया रोग होता है उसमें श्वास नली प्रभावित होती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है। तो आपके ऑप्शन है अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड के रूप में होता है, और बाकी ये 3 बचे हैं तो ग्लिसरॉल का हो जाएगा वसा के रूप में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा एमिनो एसिड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, FSH हार्मोन के बारे में असत्य कथन बताना है। FSH हार्मोन के बारे में असत्य कथन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसे युग्मक जनित हार्मोन कहा जाता है, यह मादा में अंडजनन की क्रिया को प्रेरित करता है। तीसरा है, यह अंडोत्सर्ग की क्रिया को कराता है। और चौथा है, यह नर व मादा दोनों में कार्य करता है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा, इसमें असत्य कथन बताना है। तो देखिए, इसे युग्मक जनित हार्मोन भी कहा जाता है FSH हार्मोन को, और यह मादा में अंडजनन की क्रिया को भी करवाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा है, यह नर एवं मादा दोनों में कार्य करता है, यानी ये तीनों बातें सही हैं। पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी तीसरा गलत है, यह अंडोत्सर्ग की क्रिया को नहीं करवाता। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा असत्य बताना है हमें। तो असत्य में हमारा तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, अंडोत्सर्ग की क्रिया को करवाने वाला हार्मोन होता है वो LH हार्मोन होता है। कौन सा होता है? LH। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफ्रॉन्स का भाग नहीं है। एक सेकेंड, चलिए, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। क्वेश्चन है नेफ्रॉन्स का भाग नहीं है, तो ऑप्शन है संग्रह नलिका, हेनले के लूप, मेलपीगी काय, बोमन संपुट। नेफ्रॉन्स आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, उत्सर्जन तंत्र, उसका टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग नहीं होता है? संग्रह नलिका, हेनले के लूप, मेलपीगी काय या बोमन संपुट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हमारा संग्रह नलिका। जो संग्रह नलिका होती है वो नेफ्रॉन्स का भाग नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित कीजिए। हमें सुमेलित करना है, सही जोड़ा मिलाना है। पहले दिया है आरोही जड़ें, प्रजनन मूल, परजीवी मूल, यानी ये जड़ों के प्रकार दिए हुए हैं। इधर उनके नाम दिए हुए हैं, तो अमरबेल, मनी प्लांट, पान, डैलिया और परवल। तो इनको हम मैच करेंगे। पहले तो मैच कर लेते हैं, फिर ऑप्शन ढूंढेंगे। तो आरोही जड़ें कौन सी होती हैं? आरोही जड़ें वो जड़ें होती हैं जैसे कि मनी प्लांट, पान हो गया। आरोही जड़ें वो होती हैं जिनके तने बहुत ही कोमल होते हैं, जो आसानी से अपने आप खड़े नहीं हो सकते, जिनको सहारे की ज़रूरत होती है। एक जैसे कि बेल होती है ना, वो सब इसमें आ जाएंगी, जैसे कि लौकी
ये मनी प्लांट हो गया, हमारा मटर हो गई, ये सारे आरोही पौधे होते हैं, तो इनकी आरोही जड़ें होती हैं। ठीक है, तो मनी प्लांट पान। दूसरा है प्रजनन मूल। प्रजनन मूल के बारे में बताऊंगी मैं कि ये होगा डहलिया और परवल। बचा ये परजीवी मूल, तो परजीवी मूल हमारा हो जाएगा अमरवेल। परजीवी मूल में अमरवेल, परजीवी मूल वो होते हैं, परजीवी पौधे होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। तो अमरवेल होती है, ये दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट का बी और सेकंड का सी, थर्ड का ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हमारा। फर्स्ट सही है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए। तो इस तरह हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, तो आपके ऑप्शन है गत्ते को तेजी से खींचने पर, सॉरी यहाँ पे का लिख गया है, पर है, गत्ते को तेजी से खींचने पर सिक्के का गिलास में गिर जाना। दूसरा ऑप्शन है अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना, यानी अगर आप बस में यात्रा कर रहे हो तो बस में ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाना। गतिशील ट्रेन में यात्री द्वारा सिक्का उछालने पर सिक्का आगे की ओर गिरेगा यदि ट्रेन मंदित होती है। और 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें गति का प्रथम नियम किस में लागू हो रहा है। तो हमारा यहाँ इसमें जो गति का नियम लागू हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही लागू हो रहा है कि गत्ते को, अगर एक गत्ता रखते हैं हम ग्लास के ऊपर और उस पर कुछ सिक्के के 2 ढेर लगाते हैं, 2 सिक्के रखते हैं, अगर हम गत्ते को खींचते हैं और सिक्का वहीं की वहीं गिलास में गिर जाता है, तो ये गति, जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे 3, तो उसमें से ये गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। कैसा होगा वस्तु का द्रव्यमान, वो बताना है आपको। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या घट या बढ़ सकता है। ये कटेगा नहीं, सॉरी घटेगा लिखा है, गलती से हो गया है। अब बताइए आप लोग कि क्या होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या फिर घट या बढ़ सकता है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा वो होगा थर्ड, अपरिवर्तित रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे भूमध्य रेखा पे हो चाहे ध्रुवों पे हो। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के अपवर्तन में निम्न में से क्या अपवर्तित रहता है। तो हमें ये बताना है कि ध्वनि के जो अपवर्तन का नियम है उसमें क्या अपवर्तित रहता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या सभी। तो ध्वनि के जो अपवर्तन है उसमें अपरिवर्तित पूछा है, यानी जिसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसा है वैसे ही रहता है, तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। बाकी तरंगदैर्घ्य, चाल ये सभी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा कि आवृत्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इनको जरूर करिए, आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग जरूर लगाइए, और आप लोगों को अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर तैयार करके लाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का आवाज ही सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की प्रकृति होगी। अब हमें बताना है कि वस्तु, जो किसी दर्पण के सामने वस्तु रखी है उसका आवासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण की प्रकृति कैसी होगी। तो आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सभी। तो देखिए बताइए कि कौन से दर्पण में आवासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन छांटना है हमें, असत्य कथन बताना है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट है द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। तीसरा है समान क्षेत्रफल पर अधिक बल लगाने से दाब कम लगता है। 4 ऑप्शन है किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल पर निर्भर करता है। तो बताना है आपको कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो गलत बताना है हमें। तो पहला दिया है कि द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। समान क्षेत्रफल पर अधिक बल लगाने से दाब कम लगता है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसमें दिया है असत्य कथन बताना है। और 4 वाला भी हमारा राइट हो रहा है, किसी वस्तु पे लगाया गया दाब वस्तु पे आरोपित बल पर निर्भर करता है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों बातें सही हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर असत्य माना जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है तो आपके ऑप्शन है शक्कर व दूध का मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। तो हमें मिश्रण बताना है, वो भी समांगी मिश्रण बताना है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो इसमें समांगी मिश्रण का उदाहरण पूछा गया है तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, शक्कर व दूध का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है Fe2O3, ये ऐसे लिखा हुआ है Fe2O3। वो टाइपिंग में थोड़ा सा सही नहीं हो पाता है तो इसीलिए Fe2O3। दूसरा ऑप्शन है Fe, तीसरा FeO और चौथा है FeSO4। तो जंग का रासायनिक सूत्र जो हमें बताना है वो पहले ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है हमें तो पहला ऑप्शन है क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। दूसरा है अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तीसरा है क्षारक नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। अब हमें इसमें से सही छांटना है। देखिए, पहला ऑप्शन है क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। दूसरा अम्ल लाल को नीला करते हैं और तीसरा है क्षार नीले को लाल करते हैं। तो हमें जो सही है वो बताना है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। और दूसरा इसीलिए गलत है क्योंकि क्षार लाल को नीला करेगा तो फिर अम्ल नीले को लाल करता है। और तीसरा तो वैसे ही गलत है क्योंकि पहला सही है क्योंकि लाल को नीला कर रहा है क्षार, ना कि नीले को लाल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। देखिए, प्रोटॉन में बताना है आपको कि प्रोटॉन में हाइड्रोजन जो प्लस बना है, हाइड्रोजन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो आपके ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार। तो इसमें से और 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन में हाइड्रोजन ग्रहण करने वाले यौगिक कौन से होते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा क्षार। क्षार जो यौगिक होते हैं ये प्रोटॉन पर हाइड्रोजन ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आ गए हैं। हमने 5 क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी के कवर करे हैं। एक सेकेंड, हाँ मैं ये कह रही थी, हमने 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के कवर करे हैं, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन ही हम टीचिंग मेथड के कंप्लीट करेंगे। यानी 20 क्वेश्चन का हमारा ये मॉडल पेपर रहेगा जिसमें हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर लगाइए और बताइए कमेंट में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है। विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है तो आपके ऑप्शन है लेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ खींचने में सारणी का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है तो लेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ खींचने में सारणी का प्रयोग और उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में निम्न में से क्या नवाचार है। नवाचार बताना है। ये देखिए हमारे में टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है कि नवाचार विधियां हमें पढ़नी है साइंस में रिक्ट L2 के लिए। तो विज्ञान शिक्षण में निम्न में से क्या नवाचार है, तो ये मैंने विज्ञान शिक्षण विधियों में नवाचार में से एक क्वेश्चन पुटअप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन रख रही हूँ मैं, सूक्ष्म शिक्षण, टोली शिक्षण, सेमिनार या यह सभी। तो नवाचार बताना है तो ये सभी नवाचार होंगे, सूक्ष्म शिक्षण, टोली शिक्षण, सेमिनार या सभी। ये चारों ही ऑप्शन हमारे, तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए नवाचार का मतलब होता है जो नया क्या जुड़ा है हमारी साइंस में, वो बताना है नवाचार। तो ये तीनों ही पढ़ाने के तरीके हैं, विधियां हैं, तो ये हमारे विज्ञान में नई जोड़ी गई हैं, तो इसीलिए इन्हें नवाचार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा पर्यावरण संबंधी, चौथा प्रक्रियात्मक। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, प्रक्रियात्मक। ठीक है, अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या, उसमें निम्नलिखित में से
उस वैधता की संतुष्टि बताना है जो क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। तो जो प्रक्रियात्मक के द्वारा हमारे क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा जो प्रक्रियात्मक होती हैं, प्रक्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा वैधता की संतुष्टि की जाती है जो विज्ञान की शिक्षा पाठचर्या है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है योगात्मक आकलन, स्व आकलन, सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन। तो सीखने जैसे आकलन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, स्व आकलन। सीखने जैसे आकलन का अर्थ होता है स्व आकलन, स्वयं का आकलन करना, वो सीखने जैसा आकलन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम, और ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादनों के अंतर्गत आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पादनों के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना। तो बताना है कि क्या है जो विज्ञान के उत्पादनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम है ये वैज्ञानिक उत्पादनों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा मॉडल पेपर। और मैं अभी एक और मॉडल पेपर लेके आऊँगी विज्ञान का, जो रीट L2 से संबंधित रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन NCERT और RBSC की बुकों से बनाए गए हैं। तो आप लोग इनको जरूर देखिए, आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।